नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। राजधानी लाइव में बात सबसे पहले राजधानी की करेंगे, जहां पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने करोल बाग स्थित एमसीडी की मार्केट को महज 3 दिन में खाली करने का नोटिस भेजा है, जिसके चलते व्यापारियों में काफी नाराजगी है। निगम ने ये मार्केट व्यापारियों को 90 साल की लीज पर दी थी, लेकिन अब एमसीडी मार्केट को डेंजर बताकर इसको खाली करने के लिए दुकानदारों को नोटिस भेजा गया है, जिसके चलते व्यापारी काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि पहले ही कोरोना संक्रमण के चलते हमारी आर्थिक स्थिति काफी खराब है और अब निगम के इस नोटिस से व्यापारियों में काफी आक्रोश है। निगम को तुरंत इसको वापस लेना चाहिए, नहीं तो व्यापारियों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। निगम से मिले अचानक इस नोटिस से व्यापारियों में काफी दहशत है। अब उनको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि निगम को तुरंत इस तुगलकी फरमान को वापस लेना चाहिए, नहीं तो इसका विरोध किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे व्यापारियों के सामने अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक और बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, जिसके चलते व्यापारियों को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है, क्योंकि निगम के कदम से सीधे लात पड़ रही है। मेरा नाम हरीश चिटकारा हूँ, मैं यहाँ का प्रधान हूँ। ये जो समस्या अभी खन्ना जी ने डिस्कस की है, ये देखिए सारी ये नेग्लिजेंसी जो है ना, हम दुकानदारों की कोई नहीं है। ये यहाँ पिछले 15 साल से हम चक्कर लगा के तंग आ चुके हैं और ये हवाला देते हैं कि हमें फंड्स चाहिए, तो ये इसको तोड़ के बिल्डिंग बनाने का जो चल रहा है ना सिलसिला, ये वही है। एक्चुअली ये डेंजरस नहीं है, इट्स रिपेयरेबल, ये रिपेयर हो सकती है। जो भी जनरल सेक्रेटरी एमसीडी मार्केट करोल बाग न्यू दिल्ली। आज आप देख ही रहे हैं देश किस स्थिति से गुजर रहा है, पहले ही कोविड की स्थिति से गुजर रहा है। हर घर में भुखमरी मची हुई है, बीमारी मची हुई है। उसके पश्चात हमारे ऊपर ये दुखों का पहाड़ आ रहा है कि एमसीडी ने अचानक बोल दिया है कि 3 दिन में मार्केट खाली करी जाए। हज़ारों परिवार हमारे यहाँ से जुड़े हैं और हर परिवार के साथ 10-10 लोग जुड़े हैं। ये हमारे करोल बाग मोबाइल मार्केट की सेंटर है। सेंटर का मतलब है अगर यहाँ से एक मोबाइल ख़रीदा जाता है तो उसकी 4 चीज़ें साथ वालों से ख़रीदी जाती है। तो अगर इस मार्केट के जाने से ये समझिए करोल बाग ही तबाह हो जाएगा। तो इस पर एक बार एमसीडी को दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए और कोई अच्छा रास्ता निकालना चाहिए जिससे ये सारे परिवार उजड़ने से बच चुके हैं। 40 वोल्ट का झटका दिया है, काफ़ी परिवार जुड़े हुए हैं इस बाज़ार से। छोटे लोग, बड़े लोग, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी रोज़ी रोटी डेली यहाँ से कमाते हैं और रात को जाके खाना खाते हैं। पहले लॉकडाउन में बहुत सारे लोग एकदम एक समस्या से जूझ रहे हैं कि कमाई का कोई साधन नहीं रह गया है लोगों के पास, और ऊपर से एमसीडी ने ये एक बिजली गिरा दी हम लोगों के ऊपर कि ये एकदम 3 दिन में खाली किया जाए। तो ये 3 दिन में खाली करना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मांग क्या करते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं ठीक है नोटिस आ चुका है, आप मांग क्या करेंगे आप? अभी हम कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर पूरा विचार किया जाए, दोबारा से रिकन्सिडर किया जाए। किसी एक लैब की रिपोर्ट के ऊपर आके आप बोल दीजिए कि पूरी बिल्डिंग खाली कर दीजिए। अगर उसको आप दोबारा से टेस्ट करवाइए, दोबारा से उसके ऊपर कंसीडर कीजिए। अगर रिपेयर होने वाली है तो हम रिपेयर करवा सकते हैं, और ये रिपेयर होने वाली है भी है। जिस टाइम पे लोग टेस्ट करने आए थे हम लोग यहीं पे मौजूद थे और उन लोगों ने बोला था कि इतना ज़्यादा कुछ वो है नहीं है। अब लैब में जाके क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, वो हमें नहीं पता है। हम इसको रीचेक करवाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, करोल बाग स्थित गफ्फार मार्केट को जिस तरीके से मात्र 3 दिनों में खाली करने के निर्देश दिए हैं, क्या ये कारण है और क्या आगे की कार्रवाई हो रही है? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से लगातार बात करें, जिस तरीके से कोरोना काल के संकट की वजह से लोग बाग जो परेशान थे, वो कहीं ना कहीं उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है। और कहीं ना कहीं अब सरकारें जो हैं वो कदम जरूर उठा रही हैं जनता के लिए, मगर जिस तरीके से एमसीडी ने कदम उठाया है उससे कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं, क्योंकि दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट है गफ्फार मार्केट और यहाँ पर सबसे ज्यादा मोबाइलों का काम होता है, मोबाइल की एक्सेसरीज का काम होता है और सबसे ज्यादा व्यापारी जो है वो यहीं से जुड़े हुए हैं और दूर दूर से लोग भाई यहाँ पे मोबाइलों का काम सामान लेने आते हैं और यहाँ से ही सप्लाई होती है सारी चीजें। अगर इसी तरीके से जिस तरीके से एमसीडी की मार्केट है और उसको कहीं ना कहीं खाली करने के लिए महज 3 दिन के लिए एमसीडी की तरफ से बोला गया है कि आप 3 दिन के अंदर से खाली कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं वो बिल्कुल संकट में आ चुके हैं और यहाँ तक कि जो उनकी स्थिति है वो बिल्कुल बिगड़ चुकी है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से लोगों के पास वैसे ही काम धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, व्यापार जो है वो बिल्कुल चौपट हो चुका है। और अब मार्केटों को खाली करा जाएगा तो ये इनका जो व्यापारियों का कहना है कि वो आत्महत्या ही करेंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सरकारों को सोचना चाहिए था कि आर्थिक स्थिति जनता की जो है वो पटरी पर आ सके, मगर यहाँ पर उनका व्यापार ही जब ठप हो जाएगा तो उनकी आर्थिक स्थिति कैसे
पटरी पर आएगी और जो उनका परिवार है वो अपना कैसा गुजर बसर करेगा, ये सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता। मगर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इतने शॉर्ट नोटिस के अंदर इतनी तरीके से नोटिस नहीं देना चाहिए था, क्योंकि 3 दिन के अंदर महज शनिवार, इतवार और सोमवार के लिए 3 दिनों के लिए जो नोटिस दिया गया उससे साफ जाहिर है स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं सरकारों को कुछ सोच विचार करके इनके बारे में सोचना चाहिए था, या फिर इनके लिए जैसे ये एमसीडी की जो मार्केट है इसको खाली करके राजीव, दोबारा व्यापारियों बनाना का कहना तो है कि ये जो मार्केट है ये इतनी भी बदतर हालत में नहीं है, ये रिपेयरेबल है। अगर इसको रिपेयर किया जाता है तो ये डेंजर नहीं होती है। हालांकि क्योंकि जिस तरीके से नोटिस इसी वजह से दिया गया है कि इस मार्केट को डेंजर बताया गया है, खतरनाक बताया गया है, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों का ये कहना है। तो क्या इसमें रिपेयरेबल की कोई कंडीशन है या नहीं? देखिए बिल्कुल बात करें जिस तरीके से रिपेयरेबल की बात करें तो कहीं ना कहीं इस मार्केट को रिपेयर किया जा सकता है, ये व्यापारियों का कहना है। और जहां तक कि जब टेस्टिंग हुई थी इस मार्केट की तो भी कहीं ना कहीं रिपेयरिंग के लिए ही बोला गया था, मगर अचानक से इनको बोला गया कि आप मार्केट खाली कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ती है। मगर यही व्यापारी कहते हैं कि हम प्राइवेट लैब के द्वारा ही इसको चेक करवाएंगे ताकि जो इसकी सच्चाई है वो सामने आ सके। और कहीं ना कहीं जो सरकार है शायद बड़े दबावों के अंदर आकर इसको खाली कराने की कोशिश कर रही है, और उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं व्यापारी जो है अब संकट में है, और व्यापारी अब प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार है, यहाँ तक कि अब सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है अगर इनका व्यापार बिल्कुल छूटता है तो। जी तो जिस तरीके से लगातार अब मात्र 3 दिन, राजीव, बहुत ही कम दिन है पूरे ही बाजार को खाली करने में, क्योंकि ये सबसे बड़ी मार्केट कही जाती है, वो भी एसेसरीज के लिए, मोबाइल की जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है उसके लिए। तो जब इस तरीके से मात्र 3 दिन में मार्केट को खाली करने को कहा गया, व्यापारियों में काफी रोष है। व्यापारी आगे क्या कुछ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें सरकार से भी गुहार कर रहे हैं कि जो व्यापारी हैं वो यही कह रहे हैं कि लगातार जो सरकार ये है कहीं ना कहीं दोबारा सोचे और कहीं ना कहीं इसको यानी कि रिपेयर किया जा सकता है। और इस मार्केट में अंदर रिपेयरिंग के ही अभी इंतजाम देखते हुए मिल रहे हैं, क्योंकि इतनी डेंजर हालत में नहीं है मार्केट और लगातार कहीं ना कुछ को सुधारा भी जा सकता है। मगर इनको 90 साल की लीज पर दिया गया था, मगर अभी 90 साल नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से ये खतरनाक बताई गई है। मगर लगातार जो व्यापारी हैं वो बिल्कुल उनके अंदर रोष है, और यही चीज उनको अंदर देखने को भी मिली थी। और लगातार उन्होंने भी कहा कि हम अगर पटरी पर आएंगे या फिर प्रदर्शन करेंगे, नहीं तो हमें आत्महत्या करने के लिए सरकार मजबूर कर रही है। जी क्या कोई और कारण, राजीव, इसमें निकलकर सामने आया है? क्योंकि देखिए, जब 90 साल की लीज पर दी गई थी ये मार्केट और 90 साल पूरे नहीं हुए हैं, और अब कहीं ना कहीं क्या ऐसा लगता है कि बहाना बनाकर इस तरीके से मार्केट को खाली करवाया जा रहा हो? क्योंकि जब हमें पता है साफ तौर पर ये मार्केट मतलब इसको डेवलप किया जा सकता है दोबारा, तो क्या इस तरह से कोई बहाना बनाकर इसको खाली करवाए जाने की बात है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें रिपेयरिंग की तो मार्केट के जो लोग हैं, एसोसिएशन के लोग हैं, वो तमाम यही कह रहे हैं कि मार्केट को इसको रिपेयर किया जा सकता है। मगर अभी तक सरकार की जो चेकिंग करने वाले अधिकारी आए थे वो कहीं ना कहीं रिपेयरिंग के लिए ही बोल के गए थे, मगर के उन्होंने कहा था कि ये रिपेयर हो सकती है और रिपेयरिंग के लिए ही हम इसे आगे परमिशन दे रहे हैं। मगर जैसे ही अचानक से इनको 3 दिन के लिए शॉर्ट नोटिस दे दिया गया है कि आप 3 दिन के अंदर से खाली कर दीजिए, डेंजर हालत में है, कोई भी हादसा हो सकता है। मगर कहीं ना कहीं व्यापारियों का कहना है कि इसके अंदर कोई भी डेंजर हालत नहीं है, इसको रिपेयर किया जा सकता है। मगर जिस तरीके से शॉर्ट नोटिस के अंदर खाली करने के लिए कहा गया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं बड़े पूंजीपति शायद इसके अंदर मॉल बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से एमसीडी के द्वारा इनको नोटिस दिया गया और इनको खाली करने के लिए बोला गया। अगर इनको खाली करना पड़ा तो इनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते रहेंगे, या तो प्रदर्शन करने के लिए सरकार के खिलाफ या फिर आत्महत्या करने के लिए। जी बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि सरकार आगे क्या कुछ करती है, एमसीडी किस तरीके से इसको लेती है और क्या आगे कार्रवाई होती है और क्या कुछ इसका समाधान निकलता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में जहां बरसात से आपदा है, वहीं अब बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर भी एनसीपी लगातार प्रदर्शन कर रही है और सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। मुंबई के मलाड विधानसभा क्षेत्र में एनसीपी प्रवक्ता एडवोकेट इंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बीच चौराहे पर अंगार पर रोटी पकाकर बढ़ते गैस सिलेंडर के भाव के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की है।
वहीं मीडिया से बात करते हुए इंद्रपाल ने कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश को लूटने की योजना बना रही है। पेट्रोल और डीजल और साथ साथ रसोई गैस की आड़ में जिस तरीके से देश को लूटने का काम कर रही है, एनसीपी पार्टी इसे कतई बर्दाश्त तो नहीं करेगी। रोड पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी, जरूरत पड़ी तो चक्का जाम आंदोलन करेंगे, लेकिन देश की जनता को इस तरीके से महंगाई की मार में नहीं मरने देंगे। जनता को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जब उन्होंने पेट्रोल 100 के पार किया तो 107 रुपया 95 पैसा पेट्रोल हो गया और 97 रुपीज़ 35 पैसा डीजल हो गया। अभी वो डीजल की भी सेंचुरी मारेंगे। हर बुरे काम की सेंचुरी का श्रेय नरेंद्र मोदी को है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक फेलियर प्रधानमंत्री है जो देश की आर्थिक स्थिति संभाल नहीं पाए। मैं तो कहता हूँ जो आदमी घर नहीं चला सकता था, जिसके पास अपना एक घर चलाने के लिए कुछ नहीं था, ऐसे आदमी को हमने देश चलाने को दिया। उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। उसका परिणाम ये है कि आज इतनी महंगाई है और महंगाई के साथ साथ ये जो गैस का प्राइस है, गैस पे सब्सिडी दी है लेकिन गैस सिलेंडर 1000 रुपये को टच कर रहा है। वहाँ भी 1 शतक का 10 शतक लग रहा है। तो हर जगह ये आदमी इकोनॉमिक, आर्थिक और जीडीपी हर तरीके से ये नीचे स्तर पर गिर रहा है। राजनीति में नीचे स्तर पर गिरा, पूरी ताकत इसने झोंक दी बंगाल में, लेकिन एक नारी उन पे सब पे भारी पड़ी, वो है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी ने इनको दिखा दिया कि पूरी बीजेपी को एक नारी ने सुला दिया। दोस्तों, अभी ऐसे ही बाकी देश के और राज्यों में इनको उत्तर मिलेगा, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि आप देखेंगे कि आज के आंदोलन में महंगाई महिलाएं बहुत बड़े पैमाने पर आई हुई हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। एनसीपी लगातार मुखर हुई है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इसी कड़ी में बलाड विधानसभा में ये जन आंदोलन किया गया। जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने पूरे तरीके से रोष जताया। ज्यादा जानकारी के साथ मुरारी सिंह संवाददाता मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर अब एनसीपी भी मुखर हो गई है। एक और जहां कांग्रेस मुखर थी, अब एनसीपी ने भी आगे आकर प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। जी मुस्कान, पहले जहां कांग्रेस जो है बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल को अपना मुद्दा बनाकर आए दिन जो है मुंबई सहित महाराष्ट्र में विरोध कर रही थी, वहीं अब एनसीपी पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। एनसीपी के मंत्री प्रवक्ता नवाब मलिक के आदेश के बाद उत्तर मुंबई के अध्यक्ष एडवोकेट इंद्रपाल के नेतृत्व में मलाड विधानसभा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां चूल्हे पर खाना बनाकर बढ़ते पेट्रोल डीजल और गैस के दाम के प्रदर्शन में उन लोगों की मांग थी कि केंद्र सरकार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा रही है, इसकी वजह से हर चीजों के दाम बढ़े हुए हैं। जो रोजमर्रा जिंदगी जीने वाले हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी जेब पर काफी मार पड़ी हुई है। केंद्र सरकार इससे लेकर गंभीरता लेने आगे, हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। मुस्कान, मुरारी, इस जन आक्रोश जो ये रैली निकाली गई है एनसीपी द्वारा, क्या कुछ इसमें खास रहा और क्या बाकी प्रदर्शनों से अलग देखने को मिला? देखिए मुस्कान, इस एनसीपी के इस प्रदर्शन की बात करें तो इस प्रदर्शन में किसानों की आवाज को बुलंद करते हुए एनसीपी कार्यकर्ता दिख रहे थे। उनका कहना था कि किसानों के सम्मान में शरद पवार मैदान में, तो कहीं न कहीं जो एक ठीक है, मैं मुरारी लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले फिलहाल की जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए प्रदर्शन लगातार जारी है, इस पर जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। बात महाराष्ट्र के कर रहे थे, जहां पर पूरे तरीके से मुखर होकर एनसीपी अब प्रदर्शन कर रही है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरारी, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से ये प्रदर्शन बाकी प्रदर्शनों से अलग रहा। मुस्कान, देखिए, बाकी प्रदर्शनों की बात करें तो बाकी प्रदर्शन जो कांग्रेस कर रही थी वो पेट्रोल और डीजल और बढ़ती महंगाई के खिलाफ में उनका प्रदर्शन था, लेकिन एनसीपी जो प्रदर्शन कर रही थी वो किसानों के सम्मान में शरद पवार मैदान में इस तरीके की नारेबाजी कर रही थी। कहीं न कहीं किसानों के समर्थन में शरद पवार, उनके कार्यकर्ता पूरे जोश शोर से उतर चुके हैं। जिस तरीके से एनसीपी के नेता ने कहा है कि केंद्र सरकार जो है दीमक की तरह देश को खोखला कर रही है, बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के चलते जिस तरीके से सारी चीजों के दाम महंगे हुए हैं, उसे लेकर लोगों को काफी दिक्कत। महाराष्ट्र के जहां कई जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, कई लोगों की जिंदगियां मौत के बीच में है, ऐसी परिस्थिति में जो नेता है या कार्यकर्ता है, ये वहां बचाव के लिए या उनके मदद के लिए या मदद सामग्री के लिए आगे नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कह सकते हैं कि राजनीतिक तेवर पर अपनी रोटी सेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ की बात करें, महाड़ की बात करें या फिर रत्नागिरी या सांगली की, तो यहाँ पर स्थिति काफी खराब है। और जो इलाका है, इन इलाकों में एनसीपी कार्यकर्ता और एनसीपी नेताओं का काफी वर्चस्व है, लेकिन ये बिल्कुल अब ये देखना होगा मुरारी कि किस तरीके से, जिस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं एनसीपी कार्यकर्ता, अब किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के खिलाफ सरकार को चेताते हैं और कब पेट्रोल डीजल के दामों में कमी के साथ जनता को राहत मिलेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुरारी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब बात मध्य प्रदेश के इंदौर की करेंगे, जहां पर इंदौर पुलिस की हैक हुई वेबसाइट को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों ने अब साइट को महफूज रखने के लिए एनआईसी फॉर्मेट में शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया है। वहीं साइबर पुलिस की जांच में हैकर की लोकेशन मिल गई है। इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया कि हैकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शाहीनवाल इलाके में रहता है और पुलिस उस संबंध में और भी जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रही है। इंदौर आईजी ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि हैकर की लोकेशन मिलने और उसके द्वारा किए गए कृत्य को ध्यान में रखते हुए अब वेबसाइट का रुख रखाव किसी प्राइवेट कंपनी से नहीं कराया जाएगा, बल्कि एनआईसी के द्वारा एमपी पुलिस की जो वेबसाइट बनाई जाती है उस पर शिफ्ट किया जा रहा है, जो सुरक्षा मानकों में प्राइवेट एजेंसियों से बेहतर है। बता दें कि 10 दिन पहले इंदौर पुलिस की वेबसाइट को पाकिस्तान के किसी मोहम्मद बिलाल टीम पीसीई नामक हैकर ने हैक कर लिया था और वेबसाइट पर बाकायदा संदेश लिखकर हैक करने का दावा भी किया गया था। हैकर ने कॉन्टैक्ट अस पेज पर पुलिस के आला अधिकारियों के नाम के स्थान पर आपत्तिजनक संदेश और नारे लिख दिए, जिसमें फ्री कश्मीर और पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लिखे थे। फिलहाल पुलिस अब सुरक्षा की दृष्टि से वेबसाइट को कड़े सुरक्षा मानकों के आधार पर तैयार करवा रही है। उस मामले में पुलिस ने जानकारी निकाली है और उस जानकारी में प्रथम दृष्टया पाया गया कि जो हैकर था वो पाकिस्तान के साहिवाल नामक जगह का था। पंजाब प्रांत में वहां पर साहिवाल एक जगह है जहां पर हैकर की लोकेशन पाई गई है। पुलिस ने उससे और भी संबंधित जानकारियां उसमें से निकाली हैं। बहरहाल उसकी तय किया गया है कि अब पुलिस की जो भी वेबसाइट्स होंगी उसमें सभी जो एनआईसी के द्वारा एक एमपी पुलिस की जो वेबसाइट जो पूरे प्रदेश की जो बनाई जाती है, जो तमाम सुरक्षा साधनों से, सुरक्षा की अपेक्षाओं से युक्त है, उसी पर सारे जिले मुख्य तौर पे जो जोन के जो भी जिले हैं उनकी जो वेबसाइट्स हैं, बजाय अलग अलग प्राइवेट एजेंसियों और प्राइवेट सुरक्षा मानकों के अंतर्गत करने के बजाय उसी पर उसको किया जाएगा, उस पर शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि इसके द्वारा संबंधित एनआईसी के द्वारा जो सुरक्षा मानक हैं लगातार उसको अपडेट किया जाता है। जो निजी संस्थान है या निजी जो वेबसाइट्स है जिनके द्वारा बनाया जाता है, उनके द्वारा कई बार सुरक्षा मानकों का सही ढंग से पालन नहीं किया जाता, उनकी सही ढंग से सुरक्षा अपडेट नहीं। जरा जानकारी के साथ गणेश तिवारी इंदौर से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, जिस तरीके से इंदौर पुलिस की वेबसाइट का ये मामला है उसमें अब अपराधी की लोकेशन का भी पता लगाया गया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए मुस्कान, अगर बीते 10 दिनों पहले की बात करें तो इंदौर पुलिस की जो वेबसाइट थी उसका कॉन्टैक्ट अस पेज को हैक कर लिया गया था और हैकर जो है पाकिस्तान के होने की बात सामने आ रही थी। लेकिन अब जो है इंदौर पुलिस और साइबर पुलिस के द्वारा जो उसको लोकेशन ट्रेस की गई है तो वो पाकिस्तान के साहिवाल की निकली है। और वहां पर अगर ज्ञात हो कि 10 दिनों पहले इंदौर पुलिस के कॉन्टैक्ट अस पेज को हैक करके
और जो वहां पर आला अधिकारियों के नाम थे, उन नामों की जगह पर मोहम्मद बिलाल नामक शख्स ने अपना नाम लिखते हुए फ्री कश्मीर और पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे ऐसे कई संदेश उस पर चस्पा कर दिए थे, जिसके बाद हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी एक तरह से अहम खबर थी, क्योंकि इंदौर पुलिस के ही कॉन्टेक्ट स्पेस का हैक होना कहीं ना कहीं एक तरह से इंदौर पुलिस का जो कार्य है उस पर कहीं ना कहीं एक तरह से चिन्ह साबित करता है, क्योंकि लोगों का जहां साइबर की दृष्टि से बात करें तो साइबर में लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं और बिल्कुल। अब लगातार देखिए ऐसे इसी hacking गणेश, इसी जो क्राइम है उससे बचने के लिए अब पुलिस ने एनआईसी के तहत फॉर्मेटिंग करनी शुरू कर दी है वेबसाइट की। ये किस तरीके से सुरक्षा मानकों पर उसके आधार पर तैयार की जा रही है, ये भी बताएं। देखिए, अगर मुस्कान बात करें तो जहां तक अभी तक इंदौर पुलिस की जो वेबसाइट थी उससे प्राइवेट एजेंसियों को सौंपा जाता था और जो मानकों की दृष्टि से उस पर जो भी कार्य किए जाते थे वो प्राइवेट एजेंसियों के थ्रू किए जाते थे। लेकिन अब इंदौर पुलिस ने एनआईसी के थ्रू यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के थ्रू इस वेबसाइट की पूरी रखरखाव करेगा, क्योंकि अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सरकारी एजेंसियां होती है, सरकारी एजेंसियां रखरखाव वेबसाइट की और अन्य तरीकों पर जो चीजें होती है, गोपनीयता होती है, उस पर सही विधि से कार्य करती है, जिसको देखकर अब जो है इंदौर पुलिस ने इंदौर आईजी ने ये निर्णय लिया है कि अब जो इंदौर पुलिस की वेबसाइट है उसे एनआईसी के थ्रू ही कार्य किया जाएगा और पूरा रख रखाव और उस पर जितना भी कार्य किया जाना है वो एनआईसी के थ्रू ही किया जाएगा, क्योंकि एनआईसी के थ्रू अगर बात करें तो एनआईसी बड़ी बड़ी वेबसाइटों को और सरकारी वेबसाइटों को हैंडल करती है। ऐसे में इंदौर पुलिस की जो वेबसाइट थी अभी तक प्राइवेट एजेंसियों को सुपुर्द थी और प्राइवेट एजेंसियां ही उस पर कार्य करती थी, लेकिन अब जब इंदौर पुलिस की वेबसाइट हैकिंग का मामला सामने आया और पाकिस्तान का नाम सामने आया, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हैकर जो है सामने आया, उसके बाद अब इंदौर पुलिस और इस पर सतर्क हो चुकी है। और उस गणेश, कब तक इस फॉर्मेटिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा और ये जो अब वेबसाइट है वो एनआईसी के तहत काम करेगी, कब तक ये कार्रवाई पूरी होगी? मुस्कान, इस पर कार्य तुरंत इंदौर आईजी ने तुरंत इस पर कार्य चालू करवा दिया है और उनके दिशा निर्देशों के बाद एनआईसी के थ्रू जो है पूरी तरह से सुपुर्द कर दिया गया है और जल्द से जल्द यानी कि हफ्ते भर के अंदर ही इस पर पूरी तरह से इंदौर आईजी ने कहा है कि पूरी तरह से जो वेबसाइट है वो एनआईसी को सुपुर्द कर दी जाएगी और एनआईसी इस पर पूरा हैंडल करेगा ताकि आगे ऐसी कोई भी हैकिंग की खबरें सामने ना आ सके। जी मुस्कान। और आगे क्या कुछ कार्रवाई उस हैकर के खिलाफ की जाएगी गणेश, क्योंकि देखिए लोकेशन का पता चल गया है, ज्यादा जानकारी भी पुलिस जुटा रही है, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए मुस्कान, सबसे पहले अगर बात करें तो चूंकि ये विदेश नीति का मामला है और हैकर अगर हिंदुस्तान का ही होता तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन अब हैकर का नाम पाकिस्तान से जुड़ने के बाद निश्चित तौर पर ये विदेश नीतियों और केंद्र सरकार पर ज्यादा जोर देता है और उस पर ज्यादा निर्भर करता है। तो बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि अब हैकर जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल का निकला है मोहम्मद बिलाल, उस पर क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि इंदौर पुलिस का रुख तो साफ है कि अब आगे ऐसी घटनाएं ना हो और ऐसी हैकिंग की खबरें सामने ना आए या फिर इंदौर पुलिस की वेबसाइट अब दोबारा हैक ना हो, उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और इसीलिए जो है एनआईसी को सुपुर्द किया जा रहा है ताकि जो एनआईसी है गवर्नमेंट एजेंसी है वही इंदौर पुलिस की वेबसाइट को पूरी तरह से और ये करना जरूरी भी है क्योंकि सुरक्षा के आधार पर दोबारा इस तरह की वेबसाइट हैक ना हो सके, इसलिए ये सरकारी जो वेबसाइट है उसके अंडर आए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया गणेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।